तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। आज की कहानी का नाम है सिर कटा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। तो दोस्तों, बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी घने जंगल के किनारे बसा हुआ था एक छोटा सा गाँव, जिसका नाम था काला पानी। दोस्तों, ये एक काल्पनिक गांव है। मैं उस गांव का नाम रिवील नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आगे सुन दो। गांव के लोग साधारण थे, मेहनती थे और अपनी ज़िंदगी में खुश रहने वाले लोग थे। लेकिन दोस्तों, जंगल के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, एक किनारे में। उस हवेली के बारे में लोग कई कहानियां बनाते थे। कोई तो कहता था कि वहाँ खजाना छुपा हुआ है, कोई कहता था कि वह शैतान रहता है। लेकिन एक बात सबकी जुबान पर थी, सिर कटा। सिर कटा ये कोई साधारण भूत नहीं था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वह एक क्रूर और बहुत ही दरिंदी, जिसे हम दरिंदा कहते हैं, वो एक भूत था जिसने हजारों लोगों का कत्ल किया था। वो एक ज़मींदार था गांव में रहने वाला, जबकि वो लोगों को ठगता था। इसलिए गांव वालों ने इकट्ठा होकर उसका मिलकर गला काट दिया था। लेकिन दोस्तों, उसकी आत्मा मर नहीं सकी। वो बिना अब सिर के वो जंगल में भटकता ही रहता है, और जो भी उस हवेली के पास जाता उसका सिर कटा हुआ मिलता और उसकी लाश हवेली के बाहर मिलती। लोग कहते थे कि सिर कटा अपने खोए हुए सिर को ढूंढ रहा है, और जो भी उस हवेली के पास जाता उसका सिर काट कर अब अंदर हवेली के ले जाकर अपने सिर से मैच करता था, मतलब धड़ से लगाता था, वो ये सोचकर शायद कि ये उसका सिर है। एक रात गांव का युवा लड़का रमेश वो गायब हो गया। वो ना अपने दोस्तों के साथ शिकार करने गया था जंगल के बीच। सुबह जब उनके दोस्त वापस लौटे तो उनके सफ़ेद चेहरे बिल्कुल मुरझाए हुए थे। वो सिर्फ गांव वालों को इतना बता सके कि रात को रमेश सिर्फ चीका उनके साथ था तो, और फिर उसके बाद गायब हो गया। गांव वाले जब जंगल में गए उनकी तलाश करने के लिए, तो उनको सिर्फ उसकी टूटी हुई चप्पल मिली, और उस चप्पल के ऊपर खून की कुछ बूंदें थी। रमेश की माँ का रो रो कर बुरा हाल हुआ पड़ा था। गांव के सरपंच और मुखिया उन दोनों ने चेतावनी दी कि जंगल में मत जाओ। सिर कटा फिर से सिर काटकर अपने धड़ से लगाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, रमेश का छोटा भाई रोहन ये सुनने को तैयार ही नहीं था। वो तभी ही अपने भाई को ढूंढने का फैसला कर चुका था जब उसके दोस्त गांव में आए थे। जब सभी लोग घर पे आ गए तो उसने अगले ही रात एक तलवार ली और कुछ खाने का सामान, और रात के अंधेरे में जंगल की ओर चल पड़ा। सोहन को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो किस रास्ते पर जा रहा है। उसे वो रास्ता उस हवेली के पास ले जाएगा। जंगल में जैसे ही वह गहराई तक गया, एक ठंडी हवा उसे महसूस हुई। पेड़ों की टहनियाँ हिल रही थी, मानो कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। तभी अचानक उसने दूर से एक धीमी और डरावनी आवाज़ सुनी। ऐसा उसे लगा जैसे कोई बिना सिर का शरीर सांस ले रहा हो। मोहन का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। उसने अपनी तलवार निकाली और आगे बढ़ता गया। तभी पेड़ों के पीछे से एक साया उभरी, जो परछाई होती है। वो लंबा और काला, लेकिन उसका सिर बिल्कुल गायब था। उसके हाथ में एक पुराना जंग लगा हुआ हथियार था, जो खून से सना हुआ लग रहा था। अब बिल्कुल सिर कटा मोहन के सामने खड़ा था। सोहन की सांसें बिल्कुल तेज थी और उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे जमा हुआ हो तलवार पर। सिर कटे की वो भयानक छाया अब भी उसके दिमाग में घूम रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हारी। उसे अपने भाई रमेश की ढूंढने की जिद आगे बढ़ने में या उसे खींच रही थी। जंगल का अंधेरा गहराता जा रहा था और पेड़ों की छाया ऐसी लग रही थी जैसे वो उसे ही घूरने की कोशिश कर रही हो। हवा में एक डरावनी और खतरनाक गंध थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ मरा हुआ पास में हो, पुराना। कुछ समय चलने के बाद
सोहन के पैरों में कुछ टकराया। उसने जब रुककर नीचे देखा तो एक इंसानी हड्डी, वो हड्डी आधी मिट्टी में दबी हुई और पास में ही एक टूटा हुआ कपाल खड़ा था, जिसके किनारे पर सूखा खून जमा हुआ था। सोहन उसे देखकर बिल्कुल दंग रह गया। तभी उसने अपने डर को काबू किया और आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन अब उसे लग रहा था कि जंगल में वो अकेला नहीं है। उसे हर पल ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई उसकी सांस के साथ सांस ले रहा हो। अचानक उसे दूर से कहीं रोशनी दिखाई दी, एक हल्की और ठंडी रोशनी जो पेड़ों के बीच झिलमिला रही थी। सोहन ने सोचा कि शायद वो हवेली होगी। वो जल्दी जल्दी उस ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, जब वो वहाँ उसके पास पहुंचा तो उसे पता चला कि ये कोई हवेली नहीं थी। ये एक कुआं था, एक पुराना कुआं जिसके ऊपर नीली लपेट तैर रही थी। वो लपटें बहुत ही तेज थी। कुएं के पास एक अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उसे खुरचा हो। जब उसने कुएं के अंदर झांका तो उसके अंदर बहुत ही अंधेरा था, लेकिन उसमें उसने कुछ सुनाई दिया, एक हल्की सी चीख जो बहुत दूर से आ रही थी। क्या ये रमेश की चीख हो सकती थी? वो जैसे पीछे हटा ही था कि कुएं के पीछे अचानक कुछ चमका। उसने जब उसे उठाया तो वो एक पुराना लॉकेट था। उस लॉकेट पर र अक्षर गुंदा हुआ था। तभी अचानक सोहन को याद आया कि रमेश के पास ऐसा ही लॉकेट था जो उसकी माँ ने उसे दिया था। अब उसे बिल्कुल यकीन हो गया था कि उसका भाई यहाँ आया था, लेकिन वो अभी तक ये नहीं समझ सका था कि सिरकटा उसे कहाँ ले गया। तभी अचानक जंगल में एक तेज हवा चली, पेड़ों की टहनियाँ जोर जोर से हिलने लगी और उसी नीली रोशनी के साथ एक छाया फिर से उभरी। ये कोई सिरकटा नहीं था, बल्कि ये एक औरत की आकृति थी, धुंधली और पारदर्शी। उसके चेहरे पर दर्द दिख रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल खाली लग रही थी। उसने सोहन की ओर देखा और धीमी सी कांपती हुई आवाज में कहा, हवेली? वहाँ मत जाओ, वह सबको ले जाएगा। इसके पहले कि वह कुछ पूछ पाता, वो औरत हवा में कहीं गायब हो गई। सोहन का दिमाग में लाखों सवालों का तूफान उठ गया। क्या ये भी सिरकटे का शिकार थी, ये औरत? और ये कुआं, क्या इसका कोई रहस्य था? लेकिन उसके पास रुकने का कोई वक्त नहीं था। उसने हवेली की ओर बढ़ने का फैसला किया। कुछ दूर चलने के बाद उसे वो पुरानी हवेली नजर आई। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और एक दरवाज़ा खुला हुआ था और एक बंद था। अंदर से ठंडी हवा के साथ साथ एक भयानक सी गंध आ रही थी। सोहन ने हवेली के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन तभी उसे पीछे कुछ भारी सा कदमों का एहसास हुआ। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो सिरकटा वही उसके सामने था, वही अपने खून से सने हुए हथियार के साथ। उसका सिर अभी भी गायब था, लेकिन उसका शरीर अब और करीब था। सोहन ने घबराकर अपनी तलवार उठाई, लेकिन सिरकटे की हरकत इससे भी तेज थी। एकदम से ही सिरकटे ने जब अपना हथियार चलाया और सोहन एकदम से बचकर किसी तरह दूर कहीं गिर गया। अब हवेली का दरवाज़ा कुछ कदम ही दूर था, लेकिन सोहन को फैसला करना था कि या तो वो सिरकटे से लड़े या वो हवेली के अंदर चला जाए। सोहन की सांसें रुक सी गई थी। सिरकटे का हथियार अब हवा में लहला रहा था और उसके बिना सिर वाला शरीर और भी करीब आ रहा था। सोहन एक पल के लिए सोचा, फिर एकदम से तेजी से हवेली की ओर दौड़ा। सिरकटा ने उसका पीछा किया, लेकिन सोहन किसी तरह अंदर तो घुस गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर से एक जोरदार आवाज़ हुई, जैसे सिरकटे ने अपने हथियार से दरवाजे पर वार किया हो। लेकिन कुछ देर बाद सब शांत हो गया। हवेली का अंदर का माहौल और भी डरावना लग रहा था। सोहन की सांसें फूली हुई थी और उसके मन में भी अभी भी डर था। दीवारों पर काले धब्बे थे जो शायद पुराने लग रहे थे और जो कह सकते हैं कि खून के धब्बे हो सकते थे। हवा में भी अब एक अजीब सी गंध थी
और हर कदम पर फर्श चमचमा रहा था। सोहन ने तभी अपनी तलवार को तेजी से पकड़ा और आगे बढ़ा। उसके दिल में सिर्फ एक ही तमन्ना थी, उसे अपने भाई रमेश को ढूंढना था, चाहे कुछ भी हो जाए। हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचते ही उसे बहुत ही भयानक नज़ारा दिखा। वहां पर एक मुख्य गड्ढा था, बड़ा सा, जिसमें ढेर सारे कटे हुए सिर पड़े थे। कुछ तो ताजे थे और कुछ पर मक्खियां भिनभिना रही थी। सोहन का दिल बैठ गया। क्या इसमें से एक रमेश का भी था? उसने अपने आप से कहा और हिम्मत जुटाई और पास गया। तभी उसे सिर दिखा। उसके चेहरे पर अभी भी डर तो जमा हुआ था। वो रमेश का तो नहीं था, लेकिन ये देखकर सोहन को गुस्सा जरूर आ गया। उसने सोचा, सिर कटों ने कितने बेकसूरों की जान ली है। तभी अचानक हवेली से एक फिर से ठंडी हवा चली और तभी औरत की वही आकृति फिर से प्रकट हुई। इस बार उसने कहा, वह नीचे है तय खाने में, उसका अंत कर दो, ये कभी खत्म नहीं होगा। सोहन ने फिर से उसे पूछना चाहा कि वो कौन है, लेकिन वो फिर से गायब हो गई। उसने तभी इधर उधर देखा। उसे एक हॉल में तय खाना दिखा, लकड़ी का, जो शायद तय खाना अंदर से ही बंद था। वो उसकी ओर बढ़ा और दरवाजे पर जोर से लात लगाई। दरवाज़ा तो टूट गया, जंग लगा हुआ था। उसने जब देखा कि सीढ़ियाँ नीचे की ओर जा रही थी और अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सोहन ने एक दीवार से मशाल उठाई। उसने अपने कपड़ों से उसे जलाया और नीचे उतरने लगा। तहखाने में ठंड और डर असहनीय था। वहां पहुंचते ही उसे बहुत ही बड़ा सा कमरा दिखा, जिसके बीच में से एक पत्थर का ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के पास ही रमेश पड़ा था, बेहोश लेकिन जिंदा। सोहन ने दौड़कर उसे उठाया और उसकी सांसें चेक की। ये देखकर वो खुश हो गया कि रमेश अभी भी जीवित था, लेकिन इससे पहले कि वह सोहन उसे लेकर भागता, तहखाने का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और फिर सिर कटा प्रकट हुआ। इस बार उसके हाथ में हथियार नहीं था, बल्कि वह अपने कटे हुए सुर को ढूंढ रहा था। उसका शरीर तड़प रहा था और एक डरावनी गुर्रार निकल रही थी। सोहन ने रमेश को एक कोने में रखा और अपनी तलवार उठाई। सिर कटे ने उस पर हमला किया। सिर कटे की ताकत इतनी थी कि वो एक बार भी उसे रोक नहीं पाया। सोहन ने तभी हार मान ली। उसने देखा कि ताबूत के पास एक पुराना दर्पण पड़ा था। उसने एक विचार आया। उसने सिर कटे को दर्पण की ओर खींचा और चिल्लाया, अपना सिर देख ले, शायद यही है तेरा। सिर कटा एकदम रुक गया और दर्पण की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दर्पण में अपनी बिना सिर को छवि देखी, एक तेज चीख निकली और उसका शरीर धुंधला हो गया। तभी उस धुंधली औरत की फिर से छवि प्रकट हुई। उसने कहा कि मैं उसकी पत्नी थी और मुझे भी उसने ही मारा था। उसका अभिशाप उसका सिर था, उसे कभी भी शांति नहीं मिल सकती। सिर कटे की छाया अब शायद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। तहखाने का दरवाज़ा भी खुल गया। हवेली अब हिलने लगी थी, जैसे वह अभी ढहने लगी हो। सोहन ने रमेश को कंधे पर उठाया और तेजी से बाहर भागा। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, हवेली धूल में मिल गई। सिर कटे का शायद अंत खत्म हो चुका था, या शायद वो अभी भी जिंदा था, लेकिन उसके बाद वो कभी दिखा नहीं। गांव में लौटकर सोहन ने सब कुछ बताया कि कैसे उसने अपने भाई को बचाया और सिर कटे को कहीं दूर भगा दिया। तो उसे अपना दोस्त बनाना चाहते थे। अभी वो निडर था, लेकिन सोहन जानता था कि असली जीत उस औरत की थी जो उसकी पत्नी थी, जिसने उसे रास्ता दिखाया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखना। और आपको आगे कैसी कहानी चाहिए ज़रूर बताना।